Hello students, good morning. गुड मॉर्निंग सर जी। Do you hear me? रिस्पॉन्स करो बेटा। शमी, आश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ सर, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड आपका। हेलो। हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर है, विजिबल है स्क्रीन भी। हाँ, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। अब बेटा सुन पा रहे हो मुझे? कोई रिस्पॉन्स करो, कोई स्टूडेंट। यस सर। लास्ट लास्ट टाइम में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर करवा दिया था आपको, स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास ज्वाइन किया था बेटा कोई स्टूडेंट जिसने ज्वाइन किया हो? एनी स्टूडेंट which was present in last class? Reply that. सर आज करवाना है। नहीं सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ। आपका मैंने केमिकल बॉन्डिंग करवाया था क्योंकि उससे पिछली क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, है ना? यस सर। ठीक है बेटा। आज जो है, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन इसके बाद क्या है कि आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री का है कि पूरा एक प्लानर मिल जाएगा। अब जो है कंप्लीटली ये ऑनलाइन से सारी चीजें सेट हो गई हैं, तो एक प्लानर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब पूरा प्लान रहेगा आपके पास कि आगे आपको कौन कौन से चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं। तो दो दो तीन तीन चैप्टर का जो रिवीजन रहेगा या उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, तो वो आपको प्लानर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी स्टडी का प्लान भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं या यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट को, और क्या क्या पार्ट है, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, उन पर बात करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो बेटा यू नो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है बोहर्स थ्योरी। जो बेस्ड है प्लैंक थ्योरी पर। सीधा क्वेश्चन कई बार आया है कि बोहर थ्योरी कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है? तो बेस्ड थ्योरी पर, प्लैंक थ्योरी पर बेस्ड है। बोहर थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्लैंक थ्योरी एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रॉन वन होना चाहिए, प्रोटॉन एनी नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो हो गया बेसिक्स। तो बोहर थ्योरी से आप निकालते क्या है, एटसेट्रा, जो बोहर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते क्या है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, पोस्टुलेट्स तो जैसे आपने पढ़े हुए हैं कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट का, वो NH/2 पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम को जे से भी लिखते हैं। जहां पर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इतना होगा ऑर्बिट के अंदर, वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ऑर्बिट चेंज होगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब वो चेंज करेगा, तो उसमें एनर्जी चेंज होता है। और एनर्जी चेंज जो होता है दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। और एनर्जी डिफरेंस hc/λ होता है। तो वहां से हम लेमडा निकाल सकते हैं। एनर्जी चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन भी जंप करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो एनर्जी बाहर रिलीज होगी। वो एनर्जी जो होगी, जंप तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन जो एनर्जी निकलेगी उसमें फोटोन के फॉर्म में निकलेगी, और उन फोटोन का लेमडा होगा। उस लेमडा की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो एनीवे, सारी चीजों के साथ पॉइंट ये आता है कि इसमें हम जो इसकी पोस्टुलेट्स में
अच्छा, ये भी कहते हैं कि जब कोई ऑर्बिट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता रहता है अपनी जगह, बिकॉज उसकी सेंटर पॉइंट पर अट्रैक्शन फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, जिसको आप के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर और एम बी स्क्वायर अपॉन आर करते हैं। वेरी इजी, ये थोड़ा सा मैंने आपको वार्म अप कर दिया कि ये आपका टॉपिक रहता है बोहर थ्योरी सारा। मेन पॉइंट आता है कि बोहर थ्योरी का हम एप्लीकेशन क्या करते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एप्लीकेशन ये है बेटा कि आपने पढ़ा कि ये बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, and so we can calculate the distance of electron from nucleus, distance of electron from nucleus, जिसको आप बोहर रेडियस बोलते हो, distance of electron from nucleus। दूसरा क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हो तो आर इज इक्वल टू R1 जो हाइड्रोजन का होगा एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर होता है। R1 की वैल्यू फिक्स होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो आप ये भी कहते हो आर एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी भी आपका जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी होगा जेड अपॉन एन होता है, और ये वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स में, एंड यू कैन आल्सो सी इन द केमिस्ट्री। एंड यू नो एनर्जी, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इस पर अभी क्वेश्चन और बात करेंगे हम। एनर्जी जो होती है वो एनर्जी दो एनर्जी से मिलकर बनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी वो होती है -1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसलिए टोटल एनर्जी जो आपकी आ जाएगी वो -1 में से हाफ चला जाएगा, तो ये पढ़ते हो आप टोटल हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और आर की वैल्यू रखेंगे तो टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला भी करते हो आप, माइनस या एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 13.6, जिसको लिखते हो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 होता है ये, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आपका एक आइडिया होता है बोहर थ्योरी में। अब देखो हमारी प्रॉब्लम जो आती है उसमें क्या क्या किस किस टाइप का प्रॉब्लम आता है और कैसे हमको सोल्व करना। सपोज रिस्पॉन्स करते जाना बेटा कि उससे मुझे आइडिया हो कि पहले आपको इसमें से कितनी चीजें क्लियर है और मैं किस लेवल पर क्वेश्चन ले जाऊं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं एंगुलर या रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and radius of orbit r for hydrogen atom is, so directly proportional r square, directly proportional under root r, directly proportional r अपॉन 1 स्क्वायर। तो बताओ बेटा इसका क्या आंसर दोगे आप, सॉल्यूशन करो इसका। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर फॉर हाइड्रोजन एटम, किसी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उस ऑर्बिट की आर के साथ कैसे रिलेट होता है। क्या आंसर देंगे बेटा, रिस्पॉन्स करो, फिर हम उसका प्रैक्टिस करते हैं भाई क्या गलती हो सकती है या ठीक है तो ओके हो जाएगा, मिस्टेक होगी तो समझ जाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो कैसे करने हैं। रिस्पॉन्स करो बेटा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, बट यही है कि एग्जाम में आएंगे कैसे ये देख रहे हैं हम। जिससे इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ेगा तो मेरे को ये पता लगेगा मैं किस किस लेवल तक आपकी क्वेश्चन ले जाऊं। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, और कोई स्टूडेंट? किसी और का आंसर बेटा? ओके, लेकिन आंसर देना चाहिए बेटा, जब पूछ रहा हूं तो आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए, तभी क्लास का जो होता है वो फ्रूटफुल रिजल्ट रहता है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट का,
तो अब बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो, जे, एंगुलर मोमेंटम को जे या एमवीआर बोलते हैं, फिक्स हो, और वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जब फिक्स होगा वही हम इसको निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर, या इसको हम जेड से लिखते हैं। तो दो चीजें हैं बेटा आपके सोल्व करने की, या तो आप इसको देखो, आपको ऐसा रिलेशन निकालना चाहिए जिसमें एंगुलर मोमेंटम, और ये बिल्कुल सही आंसर है जिस भी गुड़िया ने दिया है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है ये, कि देखो जे और एन एच अपॉन 2 पाई है, तो एच तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल तो एन है। तो एन का आर के साथ रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर होता है एक्सप्रेशन में। और इसके अंदर देखो z तो 1 कर दिया, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, n स्क्वायर अपॉन z था, बट हाइड्रोजन आ गया तो z भी 1 हो गया। तो r और n का रिलेशन आ गया, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, तो n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट r। तो n की जगह अंडर रूट r लिख सकते हो, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना यहाँ पर। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब j यानी कि एम वी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n, and h upon 2 pi h, here h is constant, 2 pi is also constant, so j only depends upon the n orbit number, and we want to relate with the radius of orbit now n related with the r, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए, वही चीज ढूंढनी है। तो h कांस्टेंट है, हट गया, 4 पाई हट गया, m कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का वेट है, चार्ज कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, रह गया n स्क्वायर अपॉन z, बट उसने हाइड्रोजन एटम बोल दिया, अनदर एटम होता तो फिर z भी इंक्लूड करते हम, और अनदर एटम z भी 1 आ गया, तो सिर्फ क्या रिलेशन रह गया, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड का वैल्यू 1 है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, तो n को हटा दो, उसकी जगह r ले आओ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट r, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट r। मिस्टेक क्या हो सकती थी, ये तो बात हुई कि भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया, मिस्टेक क्या हो सकती थी, अगर कोई बच्चा ये सोल्व कर देता एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और फिर यहां से क्या कर देता, वो लिख देता J इज इक्वल टू एम बी आर, तो अब वो ये सोचता है कि J इज इक्वल टू एम बी आर है, तो R है तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा, लेकिन ये गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ये यूज नहीं करना। इससे यूज करना है एम बी आर को जे भी बोलते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई हटा के एन की जगह आर का रिलेशन आपने इंट्रोड्यूस करना है, तो आपका इस तरह का प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको दूसरी चीज क्लियर करता हूं। तो मैंने सपोज आपको क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी, एनर्जी लिखेंगे इट मींस टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li3 पॉजिटिव है। सिंपल लेवल का क्वेश्चन फिर उठाया मैंने पहला, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। सॉल्यूशन करो बेटा, क्या आंसर आएगा, आंसर निकालो पहले। सिंपल फार्मूला यूज करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in second orbit of lithium ion। सर टोटल एनर्जी -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी -61.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बेटा बिल्कुल सही आंसर। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ
लिथियम आयन का सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी निकालना था, तो एनर्जी का फार्मूला तो यही होता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो -13.6 है, जेड की वैल्यू आपको लिथियम में तो 3 का स्क्वायर आ गया, तो 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, और एन जो है वो 4 आ गया, तो एन 4 आ गया, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये 9 है, ये 4 है, तो आप निकाल दो कितना जा रहा है, ये 4 के साथ जाएगा, 4 3 12, 3.4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सोल्व करोगे तो 9 4 जा 36, और 9 3 जा 27 और 3 30, मतलब उसका एनर्जी आएगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव में आएगा 30 -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट यू नो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू -13.6, तो आपका ये वाला आ जाएगा, बिल्कुल सही किया आपने। और बाकी स्टूडेंट भी देख लो, ऐसे ही करना था, जिनका अभी जिन्होंने बोला नहीं है, जिन्होंने किया नहीं है आंसर, तो करना चाहिए उन लोगों को, बेटा सीखना है तो करना है। अब देखो तीसरा क्या पूछा था लास्ट वाला, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जितना टोटल एनर्जी होता है उतना ही होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है, तो -E काइनेटिक एनर्जी -E, एक माइनस ऑलरेडी है, और E इज इक्वल टू जो आपका है वो आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस में आ जाएगा। जो जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी। जब आपका प्रैक्टिस बेस्ट हो जाएगा देन यू कैन सिलेक्ट डायरेक्ट, बिकॉज जितना एनर्जी आपका टोटल एनर्जी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा, बस साइन काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो वहां से एक निकलते हैं, हम दूसरे सिलेक्ट कर सकते थे। फिर देखो बेटा एक पॉइंट यहां आता है इस चैप्टर में, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब IE एंड सेपरेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी, दो वर्ड आते हैं, बट किसके लिए, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आयनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल सेपरेशन एनर्जी, बट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डोंट गेट कंफ्यूज विद द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल वाली तो सभी एलिमेंट के लिए होती है। यहाँ आप हम जो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कंफ्यूजन हटाना है। यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बात कर रहे हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी उस तरीके से नहीं लेनी जैसे वहां लेते हो आप, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं जितनी एनर्जी दूंगा के बाद वो H पॉजिटिव विदाउट इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज बना देगा। तो इसका मतलब एटम से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फर्क क्या है, कोई भी स्पीसीज फॉर एनी स्पीसीज, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो समझ लेते हैं, फिर इस पर प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज आपके पास है, तो एनी स्पीसीज प्रोटॉन कितना भी हो, अंदर प्रोटॉन मतलब Z है और एक प्रोटॉन का चार्ज E है, प्रोटॉन कितना भी हो Z प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 1, और इसके आगे होंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट 1 से लेके, और सपोज ऑर्बिट इंफिनिटी तक होते हैं किसी एटम में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि हाउ मेनी ऑर्बिट आर प्रेजेंट विद इन वन एटम, तो आप आंसर दोगे इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इसके बाद इस एटम को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में चला जाएगा। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, फर्स्ट ऑर्बिट मीन बेटा इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और ये जो होता है ये लास्ट सेल होता है। फर्स्ट किसी भी ऑर्बिट की फर्स्ट की एनर्जी जो होती है वो E1 एनर्जी है, या इसको आप बोलते हो E1 एनर्जी की वैल्यू लिखना चाहते हो तो -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। 13.6 Z, N की वैल्यू 1 होगी तो आप इतना ही कह सकते हो कि -13.6 Z स्क्वायर। और लास्ट सेल की एनर्जी हमेशा 0 होगी, टोटल एनर्जी, क्योंकि यहां पर आके अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर वो अलग ही होगा, एटम के साथ कंसिडर नहीं होगा। यहाँ दो तरह की बात होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अंदर है, एटम के अंदर है, तो इसकी अभी जो आपने देखा कि इसकी टोटल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के बाहर निकल गया, यहां चला गया, तो
तो अब एटम से बाहर हो गया, आउट ऑफ एटम। जब आउट ऑफ एटम हो गया तो इतना ही आयन बन गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो आउट ऑफ एटम जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अब कोई एनर्जी नहीं बचेगी, वो मूव करता रहेगा और काइनेटिक एनर्जी होगी। और आपने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जैसा स्मॉल पार्टिकल मूव कर रहा है, एटम को छोड़ के अलग किसी सर्किट में मूव कर रहा है, तो काइनेटिक जो उसका काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ रिलेटेड लेमडा से रिलेट रहेगा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे। तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी कभी भी निकालनी है तो आप लेमडा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से निकालोगे। देखो कहां से कहां पहुंच गए, बोहर कॉन्सेप्ट से डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में पहुंच गए। लेकिन कैसे पहुंचे हैं, जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे लेमडा निकालोगे। अंदर वाली काइनेटिक एनर्जी बोहर थ्योरी से निकालोगे, एटम के साथ रहेगा। एनीवे हमें अभी करना है कि व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, देखो जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाओ, मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए तैयार हो रहे हो, तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी यहां से यहां ले जाने में, उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे। तो ये एनर्जी कौन से वाली आयनाइजेशन एनर्जी, मैं कह सकता हूं इन दोनों का डिफरेंस। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ई इंफिनिटी एंड एनर्जी ऑफ ई फर्स्ट, कोई भी ऑर्बिट। देन आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंफिनिटी की एनर्जी E0 और E1 की एनर्जी, अगर ये लगाना चाहते हो तो ये लगा लो -13.6 जेड स्क्वायर, या ये कह दो कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है उसका अपोजिट साइन कर दो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसका अपोजिट साइन कर दो। तो वेरी सिंपल। अब जब कभी भी आपको किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो बेटा याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का अपोजिट साइन में जो आंसर आएगा वो आयनाइजेशन एनर्जी होगा। या माइनस ये वाला फार्मूला लगा दो, -13.6, तो टोटल प्लस हो जाएगा। E1 की वैल्यू नहीं रखूंगा तो माइनस में दिखेगा। एज एग्जांपल हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, देखो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब +13.6 इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी, जो भी, अब सारी बात खत्म करते हैं, ये तो सारा समझने के लिए किया। हमें जब भी करना हो तो हम क्या कहेंगे, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी उसका साइन अपोजिट कर देना, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर देना, वो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। जैसे मुझे ये निकालना हो, प्रॉब्लम बताओ बेटा, मैंने क्वेश्चन दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव आयन कितना होगा, देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव आयन, तो कितना लिखेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H पॉजिटिव आयन। वेरी फास्ट बेटा, आंसर देते जाओ, आगे बढ़ते जाएं। 3.4 कितना होगा बेटा, 3.4 1 देखो मैंने क्या बताया है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम 1.4 कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, कुछ क्लियर से आवाज नहीं आ रहा। सर 3.4 3.2, यस 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट जरूर बोला करो बेटा। देखो मैंने क्या बोला, किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का आयनाइजेशन एनर्जी, तो एक नोट लिख देता हूं मैं आपके लिए, कभी भी आ जाए, वन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन पॉजिटिव साइन। किया ना मैंने, देखो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में होती है, मैंने प्लस में लिख दिया, तो आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे सेम आपको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन करना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बहुत सारे तरीके समझा दिए मैंने, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन करना है, तो हीलियम आयन में आयनाइजेशन एनर्जी करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो, तो 13.6 और जेड स्क्वायर, 13.6 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है ना, तो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट लेना है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 4। अब ये बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट की निकालते तो माइनस में आती, आयनाइजेशन एनर्जी करो तो इसी को प्लस कर दो, 13.6 इंटू 4 हो जाएगा 13.6। किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के
फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पॉजिटिव में ले लेते हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि आएगा तो इतना ही ना। इसको जरा सोचोगे आप, फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी इन्फिनाइट की तो जीरो होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तो रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिट की साइन अपोजिट होगा, तो एनर्जी जो होती है माइनस में होती है, एक माइनस ये आ गया तो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी आपको E1 एनर्जी जो रखोगे उसका पॉजिटिव में आ जाएगी। इसका मतलब आपको ध्यान से फिर आंसर देना है, फिर दे रहा हूं क्योंकि जब तक क्लियर आंसर नहीं आ जाता तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन कितना होगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन सर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 122.4 यस इलेक्ट्रॉन 122। वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी देनी है बेटा लिथियम की, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी देना है आपने, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना आएगा? -13.6 जेड स्क्वायर सिंपली, और -13 जेड स्क्वायर है तो 13.6 को जेड की वैल्यू 3 है तो 9 से मल्टीप्लाई करें ना, डिवाइड मत करो ना। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, ये आया फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है? आयनाइजेशन एनर्जी, तो साइन छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस कर दो तो प्लस में आ जाएगा, तो जो Z है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा? जो एनर्जी आपके फर्स्ट ऑर्बिट की आती है, किसी की भी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, उसका साइन नेगेटिव कर देंगे, या फार्मूला यूज करना चाहते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी माइनस की जगह प्लस 13.36 जेड स्क्वायर कर देंगे, ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन मैंने आपको बेटा ध्यान हो तो एक वर्ड और लिखा है, सेपरेशन एनर्जी। अब इस सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है? यहां पर देखो आप, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन की एनर्जी का मतलब है कि ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है और यहां कोई भी आपका और कोई ऑर्बिट है, n नॉट इक्वल टू 1 और इन्फिनाइट, और ये लास्ट वाला ऑर्बिट है। फर्स्ट को छोड़ के बाकी किसी में भी इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए आपको इन्फिनाइट तक पहुंचाने में, उसको आप सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। फर्स्ट को छोड़ के, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट में ध्यान रखना, इफ आई से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वी से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, तो सेकेंड ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक ले जाने में, आयन बनाने में जितना एनर्जी लगेगा उसको हम सेपरेशन एनर्जी कहेंगे। तो ओवरऑल सेपरेशन एनर्जी कैसे सोल्व करोगे आप? सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू जो भी आपके किसी भी ऑर्बिट का जो यहां से एनर्जी डिफरेंस आया है, मतलब ये आप फार्मूला याद कर लो कि ऊपर वाले फार्मूले की तरह यहां लिख लेना, जिससे भी निकाल रहे हो उसकी एनर्जी En, या सीधा सा निकालना है तो 13.6 का जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर और डिवाइड कर दो, मतलब 13.6 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, 13.6 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर से डिवाइड भी कर दोगे तो सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि देने वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप देते हो, एंड यू नो आयनाइजेशन एनर्जी, special case of ionization energy, separation energy, and both are ionization energy, types of ionization energy and related with the endothermic process। तो इनके पॉजिटिव आंसर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब बेटा अब आ रही है, अब आ रही है ना बेटा? यस सर। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 positive ion is x electron volt, then what will be the energy of electron in third orbit of He positive ion? देखो ऐसा प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ऐसे प्रॉब्लम को बेटा हम बोलते हैं डबल डेकर क्वेश्चन। मतलब दो दो स्पीसीज दे रखी है आपको, एक लिथियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है और एक हीलियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। काफी, अगर वैसे सोचें तो काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, बट एक ट्रिक अगर यूज करें हम तो 2-4 स्टेप कम हो सकते हैं। क्या? हमें ये पता है कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो होती है En इज इक्वल टू हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब 13-13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो कोई भी एटम होगा उसके लिए ये वैल्यू जरूर कांस्टेंट होगी, ये तो फिक्स रहेगी वैल्यू। वेरी करेंगे तो जेड एन और टोटल एनर्जी वेरी करेगी। तो इसको क्या लिख सकता हूं, जब कभी भी किसी का भी मैं ई फर्स्ट हाइड्रोजन के फॉर्म में एनर्जी निकालूंगा तो फार्मूला क्या आ जाएगा, ई एन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो जितनी भी स्पीसीज हो, जैसे फर्स्ट स्पीसीज का ये निकालोगे, सेकंड स्पीसीज का ये निकालोगे, ई एन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो आपका बहुत इजी वर्क हो जाएगा बेटा। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करने हो जो डबल डेकर क्वेश्चन हो आपकी, तो हमेशा you need to solve by direct this formula, direct this formula। क्या? जैसे मान लो आपको ऊपर क्या दिया था उसने, ऊपर वाले केसेस में आपको पहले इंफॉर्मेशन देखो दिया, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन और x इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी दे दी। तो सेकंड ऑर्बिट, सपोज ये पहले वाले केस को लिथियम आयन ले लेते हैं, दूसरे वाले केस को हीलियम आयन ले लेते हैं, तो लिथियम वाले में क्या मिला हुआ है, टोटल एनर्जी दे रखी है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन की वैल्यू दे रखी है सेकंड ऑर्बिट, जेड लिथियम का हमें पता है इक्वल टू दूसरे वाले का देखो हीलियम, जेड पता है, थर्ड ऑर्बिट एन पता है, एनर्जी निकालना है। तो डबल डेकर क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए बेटा, आप डायरेक्ट इस स्टेप से सोल्व करना। दोबारा स्टेप लिख रहा हूं, क्या स्टेप लिखोगे, ई किसी का भी ई एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एक का इजिकल टू ई एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर दूसरे का। जैसे पहला आपको लिथियम आयन दे रखा है और दूसरा आपको हीलियम आयन दे रखा है। लिथियम आयन का आपको सेकंड ऑर्बिट दे रखा है, n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और एनर्जी भी दे रखी है आपको x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका He पॉजिटिव का एनर्जी तो निकालना है, लेकिन n आपको दे रखा है हीलियम का थर्ड ऑर्बिट, तो वैल्यू रख दो। देखो एनर्जी, लिथियम का एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, z n लिथियम 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ई एन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आपको ई कैलकुलेट करना है, ई इज इक्वल टू 16x अपॉन 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्स की टर्म में निकाल। तो डायरेक्ट आपका 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो गया, अदरवाइज काफी लंबी कैलकुलेशन जाती है आपकी। तो अगर आपको कभी भी 2 स्पीसीज दे रखी हो बेटा, जब भी 2 स्पीसीज हो तो ये फार्मूला यूज किया करो, ई एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, कंपेरेटिव स्टडी यूज किया करो, ई एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। सपोज मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, अब आप बनाना, इसको थोड़ा चेंज भी करूंगा, एक हल्का सा चेंज रख लेते हैं। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He positive ion is x electron volt, then calculate the then
कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव है। अप्स एंड डाउन डाल दिए कुछ थोड़े बहुत, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, थीम वही है बेटा, अप्स एंड डाउन डाल दिए। करो जरा, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ, गलत सही नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्राई करो तो प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट समझ आए आपको। सर 9x/8। 9x/8। और किसी का आंसर बेटा? एनी अदर स्टूडेंट? हेलो 9x/8। हेलो नागे सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ सर, एक बारी एक्चुअली ना आपकी स्क्रीन प्रेजेंट से हट गई है, एक बारी स्क्रीन प्रेजेंट कर देंगे आप? हाँ करता हूँ मैं भी। सर 9x/8। ओके सर। हाँ बेटा, दूसरा आंसर कितना आया? दूसरे किसी स्टूडेंट ने बोला सर 9x/8। सेम सेम, किसी का डिफरेंट आ रहा है? सर 9x/16। 9x/16। 16। सर 9x/8। ठीक है, ज्यादातर मेरे पास आंसर 9x/8 आ रहा है। शमी क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे आज? शमी आंसर नहीं आया आपका? नहीं हो आज, एब्सेंट हो? सर हेलो हेलो देखो बेटा, चेक करते हैं क्योंकि मुझे सर। ही पता नहीं है, मैंने आपको रैंडमली क्वेश्चन दिया। देखो बट मैंने क्वेश्चन क्या दिया, डबल डेकर दिया आपको, और एक कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डाल दिया और पूछ लिया आपसे पोटेंशियल एनर्जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास क्या है कि एक तो हीलियम है और एक हमारे पास लिथियम है। तो हमें ये पता है कि डबल डेकर क्वेश्चन में E n² अपॉन Z², फर्स्ट वाले का दूसरे के En² अपॉन Z² के बराबर होता है, इक्वल होता है। अब फर्स्ट वाले में हमें क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम का मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गई। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का। तो एन की वैल्यू आ गई 1 और एनर्जी की वैल्यू आ गई x, लेकिन ये आयनाइजेशन एनर्जी है, प्लस में है तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा हमें। तो एनर्जी कितनी लिखूंगा मैं, -x, और 1 का लिखूंगा स्क्वायर, और z की वैल्यू लिखूंगा हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर 4 इजिकल टू, ये एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। ये टोटल एनर्जी आ रही है En²। दूसरे वाली स्पीसीज है लिथियम, लिथियम का सेकंड ऑर्बिट है बेटा, 2 का स्क्वायर, और Z का वैल्यू देखो, लिथियम है 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 9x, और ये Z कितना आया था, लिथियम था ना आपके पास, लिथियम के लिए हाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 4 16 आ गया। यही हुआ ना बेटा 9x, ये भी 2 का स्क्वायर 4 4 4 16। तो हमें चाहिए एनर्जी, एनर्जी चाहिए तो 9x/16। तो 9x/16, बट आंसर किसमें, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ माइनस बताना था हमें। 9x/16 तो आ गई टोटल एनर्जी, और वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इस एनर्जी का, टोटल एनर्जी का ट्वाइस होती है, तो 2 ही आ जाएगा। तो 2 - 9x/16, तो आपका आंसर बेटा सही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर आपने बाय डिफॉल्ट आंसर बोला है तो ठीक है, अदरवाइज जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो या टोटल एनर्जी निकाल रहे हो तो आंसर माइनस में देना। 9 आपका आंसर होना चाहिए था -9x/8, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर हो। बट वेल एफर्ट, गुड एफर्ट, तो आपका आंसर 9x/8 हो जाएगा। गुड बेटा। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब इस लेवल तक अगर आपका प्रॉब्लम आ जाता है, सिंगल वाले तो हो ही जाएंगे, डबल भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम। एक इस पॉइंट पे और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और डाल रहा हूं, इफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is given to hydrogen atom in which electron in ground state. If 20 electron volt energy is given to hydrogen atom in which electron in ground state, then calculate the kinetic energy of electron finally. काइनेटिक एनर्जी निकालो, और सेकंड लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, दो चीजें निकाल, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा। ट्राई करो बेटा, दिमाग चलाओ, देखो क्या हो सकता है। हालांकि मैंने हिंट मेरे सारे छुपे हुए हैं आपके, इसी जो मैं बताता जा रहा हूं उसी से रिलेटेड चीजें हैं। लेट ट्राई। 20 एनर्जी आपने गिवन दिया हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में। अब जो एनर्जी देने के बाद उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और उससे रिलेटेड लैम्डा कितना होगा। सर काइनेटिक एनर्जी 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही थीम पर काम कर रहे हो, बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी स्टूडेंट जितना है वो भी जो क्लास ले रहा है वो भी ध्यान दो बेटा। देखो एग्जाम में तो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, सीधे सीधे थोड़ी देगा हमें कोई प्रॉब्लम, तो ऐसा आता है जो सिलेक्शन करवाते हैं। प्रॉब्लम मतलब थ्योरी याद कर लेना ही सब कुछ नहीं है, थ्योरी का एप्लीकेशन जो है वो एक एटीट्यूड की बात होती है। जैसे किसी में एटीट्यूड होता है ना, वैसे क्वेश्चन सॉल्विंग भी एक एटीट्यूड है कि हम कैसे सोल्व कर पाते हैं। तो जो प्रैक्टिस करेगा उसी को एटीट्यूड मिलेगा। हाँ बेटा बोलो। नैनोमीटर। इतना बेटा आपकी आवाज ना मेरे पास क्लियर नहीं, थोड़ा दब के आती है, थोड़ा जोर से बोलो। 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर। चलो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। लेट्स सी हाउ कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम। देखो वेरी इजी प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाना चाहिए था। जैसे एक बच्चे ने आंसर दिया था, भाई ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ की एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच जाए इंफिनिटी पॉइंट पर, जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ दे तो यहाँ की एनर्जी है 0, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए तो उसको जो एनर्जी मिलेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी आपने दी, आपने टोटल एनर्जी दी, देखो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, यहां से यहां पहुंचने में आपकी एनर्जी लग गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। जैसे यहां से यहां पहुंचोगे, क्योंकि इस एनर्जी का डिफरेंस ही 13.6 है, तो 13.6 तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने में लग गई। अब इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल पड़ा। अब बाहर निकल पड़ा तो बाहर जो घूमेगा वो तो सिर्फ बाहर घूमेगा फिरेगा, तो घूमेगा फिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी बची, जितनी आपने एनर्जी दी 20, उसमें से जितनी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट करने में लगी, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके पास एनर्जी बस सीधा माइनस करना था आपको। तो कितनी एनर्जी आ गई उसके पास, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की, जब भी ऐसा केस आए किसी भी केस में, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो उसका मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया करो टोटल एनर्जी में से, बाकी जो बचेगा काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो डी ब्रोगली क्या बोलता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है तो उसके साथ साथ वेव बनती है, तो वेव बनती है, तो यहाँ अब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट लग गया आपका। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, अब काइनेटिक एनर्जी से निकालोगे आप। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या था आपके पास, लेमडा इज इक्वल टू एक फार्मूला है H/√2m काइनेटिक एनर्जी। बट इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स क्या है
इस फार्मूले में प्रॉब्लम है कि लेमडा आप एंगस्ट्रोम में निकालोगे, नैनोमीटर में या मीटर में किसी में निकालोगे, तो सबसे इजी वे होता है एसआई यूनिट में सोल्व किया करो। और एसआई के लिए अब अगला पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वैल्यू रखो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी हो गया। अब लेमडा की वैल्यू रख दो, तो लेमडा रखोगे तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। और काइनेटिक एनर्जी आपने यहां से निकाल ली, 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट देयर इज सम कैलकुलेशन इन सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपका कैलकुलेशन कुछ, तो अब इसको आप सोल्व करोगे, तो सोल्व करोगे जो आंसर आ जाएगा। तो देखो पावर सोल्व कर लो पहले तो बेटा। तो पावर सोल्व करते हैं, तो ये देखो 10⁻31 है और ये 19 है, तो 31 और 19 कितना हो गया, सीधा सीधा सा जा रहा है ना, 50 हो गया। 50 का मतलब है अंडर रूट लूंगा तो 25 होगा, ये माइनस का 25 ऊपर 25 हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻35 प्लस 25। अंदर क्या रह गया हमारे पास, 2 9 6.4 इंटू 1.6। तो यहां पर क्या किया करो, थोड़ा सा वैसे कैलकुलेटिव सोच लिया करो आप, भाई अप्रोक्स चल लें, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा तो आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो आपका 6.4 है, ये 1.6 है, ये 9 है, ये 2 है, तो अप्रोक्सीमेट लगाओ कितना होगा। देखो इसको 1.6 को अगर मैं 1.5 ले लूं तो 1.5 इंटू 2 3 आ जाएगा, 1.5 इंटू 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3, ये वैसे भी 9 का 3 बाहर आ जाएगा, रहने दो इसको, ये 3 बाहर ले आएंगे हम। और इधर देखो ये कितना किया हमने, 3 और 3 को इससे करो 6.4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 6 3 18 19 19.2 ये आ गया आपका। तो 19.2 का अप्रोक्सीमेट ले लो जितना ले सकते हो, तो कितना आंसर आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻, ये कितना रह गया, 25 है तो 9, और इधर आ गया इसका 3 बाहर लिया था, और इधर जो है 19 आ रहा है, तो 19 का देखो 5 होता है, 4.5 तक आ जाएगा, 4 4 16 थोड़ा सा आसपास जाएगा, तो 4.5 है, ये 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 6, ये पॉइंट हटा देते हैं इसका इसके साथ, तो 3 2 6 22, और 22 अप्रोक्सीमेट 44 पर चला गया देखो, तो 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻9 आ गया, या 5 इंटू 10⁻⁻10 आ गया, ये बोल सकते हो आप। तो -10 मीटर आया आंसर, मीटर में आ गया, -10 एंगस्ट्रोम होता है, तो 5 एंगस्ट्रोम हो गया आंसर। जैसे आप नैनोमीटर में बात कर रहे थे तो 200 नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर देखो कुछ और रहेगा, नैनो यही होता है 10 - 9 0.5 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा। तो मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कॉन्सेप्ट पर जाना है आपने कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एनर्जी अंदर तक रहेगा इलेक्ट्रॉन तो कितनी रहेगी, और बाहर निकलेगा तो कैसे जाओ। बाकी कैलकुलेशन देखते रहना, करते रहना, वो तो अलग पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट चीज बेटा मैं आपको देने जा रहा हूं, ये इस बार क्या है, जो आपके मेन के एग्जाम हुए थे अभी, उनमें इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे, मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब कोई, अब क्या था कि जो डी ब्रोगली है उसने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसके साथ वेव भी बनती है। सपोज कोई ऑर्बिट है एन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन चलता ही रहेगा ना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा तो उसके साथ वेव भी बनती रहेगी। मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, बोहर थ्योरी और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। तो इस पर प्रॉब्लम आए थे अभी लास्ट, अभी जो बच्चों के एग्जाम हुए थे जो आपकी जनवरी वगैरह के अंदर, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कुछ, भाई सीधा फार्मूले पे आएंगे तो कर ही लेना, लेमडा इज इक्वल टू H/mv वाले। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको कि सपोज फार्मूला है बेसिक हमारा, लेमडा इज इक्वल टू H/P, या लेमडा इज इक्वल टू H/mv, या लेमडा इज इक्वल टू H/mv आ गया P,
2m ev और h अपॉन 2m वोल्टेज जो लेते हैं हम, तो E V काइनेटिक एनर्जी वाला दे सकते हो, 2m काइनेटिक एनर्जी। फार्मूले, इतने फार्मूलों पे क्वेश्चन बन सकता है डी ब्रोगली। P दे सकता है, M भी दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है। अब इस पर क्या है कि इससे अलग एक पॉइंट आता है जिसपे हम क्वेश्चन करते हैं जब दोनों थ्योरी को मिक्स कर देते हैं। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया। हाँ बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो ना अभी बेटा? यस सर। हाँ, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, हाउ मेनी वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन विच मूविंग nth ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट। जब भी ऐसा वेव पूछ ले कितनी वेव बनेगी, तो आप आंसर दे देना जो ऑर्बिट नंबर, जैसे 4th है तो आंसर आ जाएगा 4। या कई बार डायग्राम बना के दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ भाई ये ऑर्बिट कौन सा है। कैसे, ये देखो जरा, सपोज मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में और वेव ऐसे बना दी मैंने। मैंने एग्जाम में ये प्रॉब्लम दे दिया, मैंने पूछ दिया कि ऑर्बिट नंबर बताओ कितना है। कैसे काउंट करोगे? देखो, इसको आप एक एक वेवलेंथ को एक वेव की तरह कंसीडर करोगे। फर्स्ट वेव 1 2 3 4 वेव बन, तो आप ऑर्बिट नंबर बोलोगे 4। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपको म्यूट कर दिया फिर से। बेटा कुछ बच्चे अब क्या करें, अब इनका पता नहीं क्या चाहते हैं ये, और क्यों आते हैं फिर। सर कोई योगेश नाम का है, उसने किया है। सर मैं लेफ्ट कर दूंगा इसको, ये म्यूट करके बाहर हो गया, एग्जिट हो गया। अब देख भाई रहा हूँ, मैं लेफ्ट पढ़ना कर नहीं दूंगा, ये आता है आएगा। तो खुद तो पढ़ना नहीं है, पैसे दे करके बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या इलाज है? चैट हाँ बॉक्स बेटा, में भी ऑर्बिट डिस्कस कर नंबर रहा है। निकालो। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन दिया है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसमें ऑर्बिट नंबर निकालना है आपको। क्या आंसर होगा इस डायग्राम में? ऑर्बिट नंबर पूछ लिया उसने, ये डायग्राम दे दिया, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा 3, बिकॉज आप इसमें देखोगे कि आपके पास 3 वेव बन रही है, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है कि जितनी वेव्स बन रही होंगी उतना आपका ऑर्बिट नंबर देना, या वेव का मतलब वेवलेंथ है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अगर वो कह दे कि लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ वेव या वेवलेंथ बोल दे, the length of wave associated with electron moving in nth orbit, length of wave associated with electron moving in nth orbit। तो बेटा एक्चुअल में ये होता क्या है कि इसमें अगर ऑर्बिट एक ही है, सिंगल फर्स्ट नंबर ऑर्बिट है, तो हम कहते हैं एक ही वेव बनती है वो सारी, ये वेव एक ही होती है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर 2 वेव बनती हैं, लेकिन दोनों वेव की वेवलेंथ सेम होती है। जैसे ये वेव बन गई, तो ये मान लो लेमडा है, ये भी लेमडा है, फर्स्ट ऑर्बिट की सपोज लेमडा 1 थी,
इसी का ये सेकंड ऑर्बिट है, तो ये लेमडा वन, ये लेमडा वन आ जाएगा। तो टोटल लेमडा में कितना कहूंगा, 2 इंटू लेमडा वन। अगर 3 वेव बनती इसी इसी एटम के अंदर, थर्ड ऑर्बिट में चले गए हम, सेकंड ऑर्बिट थर्ड में इसी लेंथ की, बिकॉज एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर पढ़ा होगा। तो लेकिन क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करना जैसे अभी बता रहा हूं मैं, सीधा रिलेशन आ जाए दैट्स ओके। एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी उसकी टोटल लेंथ। लेकिन एन इज इक्वल टू 3 आ जाए तो देखो बेटा आपकी 3 वेव बनेंगी। तो 3 वेव बनेंगी, तो लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल लेमडा 3 इंटू लेमडा वन, क्योंकि ये लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री सब बराबर है, इसी के रेशियो में चलेंगी। तो इसको लेमडा वन, लेमडा वन, लेमडा वन बोल दो, या 3 इंटू लेमडा वन। एनीवे, जब भी, ये तो एक समझाने की बात थी, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, टोटल लेमडा निकालना हो nth ऑर्बिट में, तो आप n इंटू लेमडा वन कर देना। और लेमडा वन कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू 2 पाई आर वन कर देना। बस कहीं और फोकस ही मत करना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। लेमडा n इज इक्वल टू n लेमडा वन या n 2 पाई आर वन, जिसमें भी वैल्यू पूछे ऐसे आंसर देना है। जैसे मैंने आपको ये प्रॉब्लम दे दिया, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सेकंड orbit of He positive ion, then wavelength associated with इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो ऑर्बिट नंबर काउंट कर लो, सेकंड ऑर्बिट, स्पीसीज देख लो कौन सी वाली है, हीलियम, और आपको लेमडा निकालना है। तो लेमडा इज इक्वल टू जो ऑर्बिट नंबर हो n 2 पाई आर वन, n 2 पाई आर वन। अगर आर वन की टर्म में ही पूछता तो आंसर क्या देते, n की वैल्यू सेकंड थी 4 पाई आर वन एंगस्ट्रॉम। आगे जाना चाहते हो तो आर वन निकाल लो। आर वन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 0.529, ये मतलब या ए नोट की फॉर्म में देगा ये क्वेश्चन, इसको मान लो कांस्टेंट ले लीजिए। आर वन इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट, जैसे 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एन आपको आर वन है तो यहाँ हमेशा वन ही लेना है, मतलब एन लिखा ही मत करो आप, आर वन निकालने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। ए नॉट अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है ना, तो ए नॉट अपॉन जेड, जेड आपका कौन सा आएगा, हीलियम में तो 2 आ जाएगा। तो आगे अगर सोल्व करना है तो आगे भी सोल्व कर दो। तो 4 पाई आर वन की वैल्यू लिखोगे तो आर वन की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर 2 पाई ए। तो हमेशा ये फार्मूला यूज करना, बस इस पर बना लो आप, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो कि लेमडा इज इक्वल टू एन लेमडा वन, या एन लेमडा वन क्या होता है, सरकमफ्रेंस होती है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो 2 पाई आर वन, एन इंटू 2 पाई आर। बनाओ जरा ये प्रॉब्लम। कैलकुलेट द wavelength associated with electron moving in fourth orbit of Li2 पॉजिटिव। बनाओ जरा, एंगस्ट्रॉम में निकालो इसका आंसर। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर, ये हिंट दे दिया मैंने, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज ए नोट। बिकॉज बेटा इस बार जो क्वेश्चन आया है, जो पिछले मेंस वाले बच्चों के लिए आया है, तो वो ऐसे एनटीए बनाता है, वो भी तो एनटीए आपका है, तो हो सकता है इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम आए, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। बनाओ जरा इसका आंसर निकालो। है कंसेप्ट क्यों, बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा कैलकुलेशन है बस। 8/3 पाई ए नॉट। 8.3
8/3 पाई A0। ये आ रहा है बेटा? नहीं सर, 8/3 पाई A0। अच्छा, 8 पाई अपॉन। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। और किसी का बेटा आंसर, किसी और का? सर 128/3 पाई A0। हाँ देखो, एक तो ए नोट मिस था अभी, देखो यहाँ पर ए नोट की टर्म में आंसर देना था हमें। तो कैसे करूंगा? बहुत सिंपल। देखो मैंने क्या बोला आपको, लेमडा निकालना है किसी भी ऑर्बिट का, तो उसका ऑर्बिट नंबर इंटू 2 पाई R1 कर दो। अब ऑर्बिट नंबर कितना है आपके पास? फोर्थ, इंटू 2 पाई R1। तो पहले तो सोल्व कर लिया हमने 8 पाई R1। अब हमें R1 सोल्व करना है। तो R1 किसके लिए सोल्व करना है आपको? लिथियम के लिए। तो R1 लिथियम का क्या होगा? जैसे क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो 13.6 की जगह ए नोट ले रहा है वो, ए नोट जेड स्क्वायर, ये आर लेना था ना, 0.5 आर लेना था वो। आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर जेड होता है। तो 0.59 एन लेना ही नहीं है, ए जेड है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेना है आपने। ए जीरो अपॉन जेड, तो ये वैल्यू पुट करनी थी। तो ए जीरो और जेड की वैल्यू देखो, जो लिया है लिथियम आपने 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 2 पाई R1 की वैल्यू लिख दोगे, ए नॉट अपॉन, ये आ जाएगा 8 पाई A0/3। 8 पाई A0/3। इस टाइप का प्रॉब्लम आपका डी ब्रोगली पर आ सकता सर सेकंड वाला पार्ट एक और बार समझा दो। है। हाँ ये देखो बेटा, n इज इक्वल टू 2 पाई R1 होगा। तो 8 पाई R1 आ गया। अब R1 निकालना है हमें। तो R1 किसका निकालना है? देखो R1 हमें निकालना किसका? लिथियम का। तो R1 लिथियम का निकालोगे हेलो तो फार्मूला क्या होगा? हेलो 0.529 एन स्क्वायर। हाँ हेलो, सर। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ हाँ एन सुन रहा लैम्डा हूँ। इक्वल्स टू टू सर एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई R होता है ना फॉर्मूला तो? हाँ, एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई और होता है, उसको आप सरकमफ्रेंस होती है, सही है फार्मूला। एन इज इक्वल टू 1 होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई R1 होगा। वही वाला चीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, 2 पाई R1 तो सर यहाँ पे तो आपने लैम्डा इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई R लिखा है। है। सर यहाँ पे तो लैम्डा इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई R लिखा है। मैंने ये कर दिया ना, एन आगे लगा दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है ना यस कि सर। जब आपका कॉन्सेप्ट, ये तो रट्टा है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई R। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेव स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट ऑर्बिट की लेंथ होती है, सेकंड 2 लेंथ हो जाती है, थर्ड 3 लेंथ हो जाती है, फोर्थ लेंथ हो जाती है। तो जितनी भी फर्स्ट की लेंथ होगी यस वो तो सर। सरकमफ्रेंस होगी, 2 पाई R1 इंटू एन लगा दिया करो, खेल यस खत्म। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एन 2 बार यूज हो जाता है, आर निकालोगे तब भी एन यूज कर लोगे, एन निकालोगे तब भी। जैसे आप ये यस सर। फार्मूला यूज कर लिया, एन लेमडा 2 पाई R, ये आ जाए ओके। तो मैंने क्या यूज किया? मैंने क्या किया, जितने भी एन होंगे, जो ऑर्बिट नंबर है उसके अंदर फर्स्ट जो ऑर्बिट की लेंथ है वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। अब वो बड़ी लंबी स्टोरी है, इसलिए मैं ज्यादा आपको बता नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि इसको यूज करो आप। इसको जितना यूज करोगे उतना आपका स्मूथली क्वेश्चन जाएंगे आप। यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती ओके है, सर। एन लेमडा 2 पाई R करोगे, एन यहाँ भी रख दोगे आप, और आर निकालोगे 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, वहां एन स्क्वायर फिर रख दोगे आप। तो यहाँ एन आ गया, वहां एन स्क्वायर आ गया, तो मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें आपके चांसेस नहीं रहेंगे। एन ओके सर। लेमडा इज इक्वल टू एन 2 पाई R1, ये यही किया है, यूज यही किया है मैंने। देखो लेमडा एन एन 2 पाई R1, थोड़ा बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अब लेम ये किया मैंने, लेमडा एन इज इक्वल टू एन लेमडा 1 किया मैंने, और लेमडा 1 ऊपर ड्राइव किया ना। लेमडा 1 क्या लिखा? जैसे एन लेमडा इज यस इक्वल टू सर। 2 पाई R, ओके सर। तो एन की वैल्यू 1 सर रख आगे दी। समझ। एन का वैल्यू 1, तो लेमडा 2 पाई R भी 1, तो लेमडा 1 की जगह 2 पाई R1। हाँ इधर आगे थे ओके। बेटा, इधर कुछ कह रहा था कोई, 4 टू जा 8 पाई R1। तो 4 टू 8, अब R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड है, एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू ए नोट ले रहे हो हाइड्रोजन वाली, तो डायरेक्ट यूज कर लो ना, ए नोट बाई जेड। तो जेड किसके लिए निकालना चाहते हो आप? लिथियम के लिए। तो लिथियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 3। तो ए नोट बाई जेड लिख दिया, ए नोट बाई 3 लिख दिया। यही चीज मैंने ऊपर बताई आपको।
अब ये आपने शायद थ्योरी नहीं पढ़ा हो, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ से हटा लो। इसीलिए तो ये थ्योरी दिया मैंने आपको कि जब भी आपको क्वेश्चन निकालना हो एन लेमडा इज इक्वल टू एन लेमडा वन यूज कर लेना, और एन लेमडा वन की वैल्यू सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी तो 2 पाई आर वन करना। और आर वन क्या लिखना, ये देखो आर वन यहाँ लिखा मैंने, आर वन हमेशा ए नोट बाई जेड यूज करना। तो चलो इस फार्मूले को डायरेक्ट ऐसे ही रट लो, सारी कंफ्यूजन खत्म खत्म, इसी को आगे बढ़ा दो आप। एन 2 पाई आर वन किस हमेशा ए नॉट बाई जेड, टेंशन खत्म। ये फार्मूला याद करो, इसके लिए भी निकालना हो एन 2 पाई ए नॉट बाई जेड, अपने आप सारे सॉल्यूशन होते चले जाएंगे, ये बीच भी खत्म हो गया सारा। बस डायरेक्ट ये यूज करो, एन इंटू 2 पाई ए नॉट बाई जेड, एन इंटू 2 पाई ए नॉट बाई जेड, तो आपके सारे केस खत्म। अब बेटा दूसरा जो आपके प्रॉब्लम आते हैं, जो आजकल जो पिछले 2 या 3 ईयर में रिपीटिंग आ रहे हैं, वो क्वांटम नंबर से आ रहे हैं। क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर जो आपके हैं वो टोटल 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और स्पिन क्वांटम। इसमें से फर्स्ट जो 3 है वो स्पेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, प्लेस। स्पेस की बजाय भी हम ये बोलें कि प्लेस का इंफॉर्मेशन देते हैं। प्लेस कैसे, जैसे हमारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, कौन सा सिटी है, कौन सा ब्लॉक है, और कौन सा हाउस नंबर है, उसके अंदर हम रहते हैं। ऐसे ही क्वांटम नंबर प्लेस बताते हैं। ये प्लेस क्या होता है, एन जो होता है वो होता है आपके मेन शेल, एल बताता है आपको सब शेल, और एम बताता है आपको ऑर्बिटल। लेकिन क्वेश्चन इस टर्म में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा जब मेन शेल का मतलब होता है साइज, तो एन बताएगा साइज के बारे में, एल बताएगा शेप, और एस बताएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बारे में। जैसे साइज, जैसे के एल एम एन, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो के से बड़ा एल होगा, एल से बड़ा एम होगा, एम से बड़ा एन होगा साइज में। और इनके लिए वैल्यू फिक्स है, एन की वैल्यू इसके लिए 1 2 3 4, ये जानते ही हो आप, छोटी सी बातें 9th क्लास से पढ़ रहे हो। शेप भी फिक्स है कि एल की वैल्यू के लिए शेप एस स्फेरिकल, पी डंबल शेप वाला, डी डबल डंबल, और एफ वाला होता है। इसमें एल की वैल्यू फिक्स होती है, 0 होगा तो एस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी और एफ। और ऑर्बिटल में फिर आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन पता लगती है आपको, एम की वैल्यू पता लगती है, भाई एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, वाई एक्सिस पर है, कैसे, तो ओरिएंटेशन पता लगता है। एनीवे, इसमें से 3 जो बता रहे हैं वो आपको प्लेस बता रहे हैं, और इसका डिराइव जो हुआ है, ये जो डिराइव हुई है, ये डिराइव हुई है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम नंबर आपको प्लेस बताता हो, उसका डेरिवेशन जो हुआ है वो क्वांटम मैकेनिक्स से हुआ है, एस क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं आया है, बिकॉज ये प्लेस नहीं बताता, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा क्वांटम नंबर, विच ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, देन आप स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। अब पॉइंट आता आगे, अगर क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। उसमें कोई भी प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम साई से दिखाते हैं, और उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले ऑर्बिट की बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन, जिसका सिंबल होता है साई। एक्चुअल में तीनों क्वांटम नंबर साई से निकले हैं, इसलिए डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल। हेलो हाँ हेलो। सर, स्क्रीन प्रेजेंट से हट गई है दोबारा आपकी।
आ गई? ओके सर, थैंक यू। तो इनमें से 3 जो क्वांटम नंबर हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से बाहर निकले, ड्राइव हुए हैं। तो क्वेश्चन आएगा कौन से 3 निकले हैं, तो NLM। तो उसको हम बोलते हैं, किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट जो करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में इस सिंबल से करते हैं, इसको बोलते हैं साई। तो किसी भी डेजिग्नेशन ऑर्बिटल का तो उस साई में प्लेस बताए जाते हैं NLM। एक कंप्लीट डेजिग्नेशन साई का NLM होता है। NLM में जैसे N के बारे में मैंने बताया 1 2 3 4 होगा तो पता लग जाएगा कौन से वाला है। L की वैल्यू पता लग जाएगी तो 0 1 2 3 है। ऐसे ही M की वैल्यू की बात करो आप, तो M के वैल्यू में भी फिक्स होता है कि M की वैल्यू की बात करते हो। जैसे मान लो S ऑर्बिटल है तो M की वैल्यू 0 है, P है तो P 3 होते हैं। +1 -1 0 +1 -1। तो जो Z वाला होता है उसका M की वैल्यू 0 होगी, और +1 -1 PX या PY किसी की भी दे सकते हो। इसी टाइप से जो D है, D में 5 होते हैं, -2 -1 0 +1 +2 वैल्यू होती है, या +2 +1 -1 -2। तो यहाँ जो 0 वाला है वो प्योर Z वाला आएगा, DZ²। फिर जिनमें Z आते हैं ये +-1 वाले आएंगे, DXZ और DYZ। और जिसमें Z होता ही नहीं है उसकी वैल्यू प्लस या -2 होगी, मतलब DX², Y² और DZ²। देखो बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन पे आता हूं। डेजिग्नेशन ऑफ किसी भी ऑर्बिटल का होता है वो ऐसे होता है, साई NLM, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन होता है। सपोज मैं आपको लिख दूं साई 420, ये लिख दिया। साई 420 स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल के लिए स्टैंड है, आंसर निकालना है आपको। ऐसा क्वेश्चन आए, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन डाल दिया उसने, साई 420 स्टैंड फॉर ऑर्बिटल। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो ये पहले वाली वैल्यू n की है, फर्स्ट वैल्यू n, तो n = 4। दूसरे वाली l, तो l = 2, तो l = 2 का मतलब d ऑर्बिटल हो गया। थर्ड वाली m की वैल्यू है, m की वैल्यू 0, तो इसका मतलब d का कौन से वाला, Z² आ गया। तो ऑर्बिटल पहचान गया आप, तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 4DZ²। तो यहां अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाना है और सोचना है कि ये तीनों क्वांटम नंबर हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से ड्राइव हुए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक। सपोज मैंने आपको दे दिया साई 321, बताओ बेटा क्या ऑर्बिटल हो सकता है, साई 321। ऑर्बिटल स्टैंड्स फॉर, क्या आंसर होगा, 3D DXZ तो मतलब ये n का वैल्यू हो गया, ये l का वैल्यू हो गया और ये m का। 3l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या आ गया, 3D आ गया। अब 1 है तो 1 +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। देखो ये वाली +1 या -1, तो DXZ भी हो सकता है, DYZ भी हो सकता है, और ये 3, तो क्या आंसर हो सकता है, 3DXZ और 3DYZ। दोनों ऑप्शन है तो दोनों आंसर। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम इसमें आता है बेटा, जो क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये आते हैं वैलिड ऑर्बिटल क्या होते हैं या नॉन वैलिड ऑर्बिटल कौन से होते हैं। फॉर वैलिड ऑर्बिटल, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल वैलिड है तो वैलिड के लिए रूल देखो आप, n का रूल होता है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, इनफिनाइट पे खत्म होती है। l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, n-1 रहती है। और m की वैल्यू -l से स्टार्ट होकर 0 से +l, सब रटते हैं, पढ़ते हैं, अपने सारी चीजें पता है अपने को, बस इसको अप्लाई कर दो बेटा। इसका मतलब देखो n = 1, l = 0, तो m = 0 l की वैल्यू से,
और माइनस में आ जाएगा। तो इट मीन्स इसमें क्या बोल सकते हो कि फॉर वैलिड ऑर्बिटल क्या होगा, n ऑलवेज ग्रेटर देन l। वो ऑर्बिटल वैलिड होंगे जिसमें n का वैल्यू l से ऑलवेज ग्रेटर हो, और l का वैल्यू दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। l का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन m या मे बी इक्वल। इसका मतलब नॉन वैलिड ऑर्बिटल क्या हुए, ये ज्यादा इजी हुआ ना। फॉर नॉन वैलिड ऑर्बिटल n आपको लेस देन l दिखाई दे रहा है तो नॉन वैलिड, n लेस देन m, या l लेस देन m दिखाई दे रहा है मतलब l की वैल्यू m से छोटी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब नॉन वैलिड है। l की वैल्यू n से छोटी दिखाई दे रही है तो नॉन वैलिड। ऐसे ऑर्बिटल हमारे नॉन वैलिड। कैसे दोगे, कैसे देखो, सपोज मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, मैं लिख दिया n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ, कुछ एक वैल्यू दे दिया n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। एक लिख दिया मैंने n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू, ये कर देते, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू प्लस हाफ, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू हाफ। तो वैलिड ऑर्बिटल और नॉन वैलिड ऑर्बिटल सिलेक्ट करो इसमें से। तो सेकंड और लास्ट। सेकंड और लास्ट वैलिड है बेटा, नॉन वैलिड? नॉन वैलिड। नॉन वैलिड। नॉन वैलिड, तो इसका मतलब सेकंड और लास्ट नॉन वैलिड है। तो फर्स्ट और थर्ड वैलिड हो गए। देखते हैं, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, n से l छोटा है, ओके, m भी l से छोटा है, ओके, वैलिड हो गया, ये वाला ऑर्बिटल वैलिड हो गया। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4, देखो l कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। n जो है वो हमेशा ऑलवेज n ग्रेटर देन l होना चाहिए, इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, l m के बराबर हो सकता है, वैलिड हो गया। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m l से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कभी भी l n से बड़ा नहीं हो सकता, l n से बड़ा नहीं हो सकता, और m l से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये, तो हमारे पास ये दोनों इनवैलिड हैं और ये वाला वैलिड है। दूसरा इसी में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे करके, इसी कॉन्सेप्ट, इफ, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इफ n प्लस l इक्वल टू 5, हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉसिबल सबशेल एंड ऑर्बिटल। बनाओ जरा, कॉन्सेप्ट वैलिड और नॉन वैलिड का यूज करो। सर 3D 4P 5S। सबशेल आगे सबशेल आपके 3, ऑर्बिटल 9 ऑर्बिटल। ठीक है आंसर, बिल्कुल सही। कैसे? आपका दोनों का सम 5 रखना है ना, दोनों का सम 5 रखना है, तो आप मैक्सिमम, सबसे बड़े से बड़ा तो n हो सकता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ, n का वैल्यू 5 रखो तो l का वैल्यू 0 हो जाए, फिर 1 कम करते जाओ,
ये 4 रखो तो एल का वैल्यू 1 आ जाएगा, ये 3 रखो एल का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये 2 रखो एल का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि एन से एल बड़ा होगा, ये नहीं ले सकते। तो ये तीनों ले लिए, तो क्या हुआ देखो, 5 एल की वैल्यू 0 तो 5s एक ऑर्बिटल, 4 एल की वैल्यू 1 तो 4p 3 ऑर्बिटल, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया तो 3d, ये आपके 5। शेल पूछेगा, सब शेल पूछेगा तो 5s 4p 3d आंसर आएगा 3। और इधर ऑर्बिटल पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दे देंगे। तब तो हम n प्लस एल की वैलिडिटी का रूल काफी काम आ सकता है आपको, इसमें से आपकी प्रॉब्लम बन सकती है। और लास्ट में बेटा होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलिंग में सबसे पहले सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, तो सबसे पहला रूल जो आता है आपका ऑफ बो प्रिंसिपल आता है। ऑफ बो प्रिंसिपल सिर्फ हम डू और डोंट पे बात करेंगे। यू नो ऑफ बो, ऑफ बो कोई किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है बिल्डअप। और यहाँ बिल्डअप हम जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कर रहे हैं। तो ऑफ बो प्रिंसिपल जो है इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग टू होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले भरेंगे। एनीवे ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट। अब यहां ध्यान रखने वाले क्या पॉइंट है बेटा, देखो पहला पॉइंट ये आता है कि आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से है। इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब बोहर वाला है, या पीरियोडिक टेबल में जैसे करते हो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर आपने चेक करना है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो जो एनर्जी होगी वो सिर्फ डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, बिकॉज ई इज इक्वल टू होता है -13.6 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर, तो सिर्फ एन पर डिपेंड करेगी। तो हम बोलेंगे जितना एन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और ध्यान रखना ये जो रूल है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, निकालते टाइम नहीं, ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, जब फिल करते हो। तो जितना एन का वैल्यू ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो इस हिसाब से देखो पहला ऑर्बिटल सपोज 1s, फिर 2s, फिर 2p। तो इस सेंस से क्या हुआ, 1s 2s 2p। तो इसकी एनर्जी चेक करनी है तो यहां सिर्फ n चेक करना है। देखो 1 से n चेक करना है 2, तो इससे इसकी एनर्जी ज्यादा हो। ये 2 और ये भी 2, दोनों के n इक्वल है इसलिए इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी। तो 2s और 2p की एनर्जी बराबर है, फिर 3s की ज्यादा होगी, फिर 3s 3p 3d की बराबर होगी। किसमें, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये एनर्जी इक्वल आए। तो इस हिसाब से अगर मैं सेकंड शेल में देखूं, ये वाला सेकंड शेल, तो 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी बराबर है, और 2p 3 है और ये 1 है, तो इन 4 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। जब एनर्जी बराबर होता है तो इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, इसलिए आप बोलोगे हेयर 4 फोल्ड डीजेनरेसी, 4 फोल्ड डीजेनरेसी इन सेकंड ऑर्बिट, 4 फोल्ड डीजेनरेसी। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आते हैं तो दोनों क्वांटम नंबर से ही एनर्जी डिसाइड होता है, ये फार्मूला नहीं लगाते हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो वहां हम कहते हैं कि n प्लस एल जिसका ज्यादा होगा, n और l का सम ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर ये सेम आ जाए, इफ सेम आ जाए n प्लस एन, तो वापिस n वाला रूल फॉलो होगा, n ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ भरने, जैसे देखो आपके पास सपोज यहाँ पर 2s और 2p की एनर्जी बराबर थी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो 2s और 2p की एनर्जी कंपेयर करनी है हमें। तो 2s और 2p की एनर्जी देखोगे तो n प्लस एल, देखो n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0, तो n प्लस एल का वैल्यू
के लिए 2, n प्लस एल का वैल्यू 3, तो n प्लस एल ज्यादा हो रहा है तो 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की। इसी टाइप से 3d और 4s देखें, इवन 4s बाद में आता है 3d के, n प्लस एल निकालोगे तो 3 और d के लिए 2 5, और 4s में 4 और 0 4, तो n प्लस एल इसका ज्यादा हुआ तो एनर्जी इसकी ज्यादा हुई, तो 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा। लेकिन ये 3d प्लस 4s की ज्यादा का रूल जो है, फिर ध्यान रखना बेटा, ये ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही रूल लगता है, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, बस सीधा रूल है, चाहे ये सिस्टम हो चाहे ये सिस्टम हो, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आप ये एग्जांपल चेक कर सकते हो बेटा, थोड़ा थोड़ा हम ध्यान देंगे ना, पढ़ा हुआ तो है, बस थोड़ा सा रिलेट और कर लो, क्वेश्चन घुमा देगा तो थोड़ा सा पता रखना है आपको वो क्या पूछना चाहता है आपसे। ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है, और ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आयरन है, देखो आयरन, आयरन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हो तो 26 एटॉमिक नंबर है, तो क्या लिखोगे आप 1s2, मतलब ऑर्बिटल तो ये है ना, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s, आगे होंगे 4p 4d 4f होते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो एनर्जी n प्लस एल रूल अप्लाई करोगे, फिलिंग करोगे तो 2 2 4 6 2 8, कितने होगा 2 4 10 12 18, 18 के बाद आप 3d और 4s आ गया देखो, तो एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरोगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। तो इससे ये शो हो रहा है कि ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी ज्यादा हुई, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा हुई। लेकिन कभी नोट किया आपने, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन का Fe 3 पॉजिटिव आयन बनाना है, कौन से इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हो आप, पहले 4s वाले निकालते हो, या मैं ये कह दूं Fe2 पॉजिटिव बनाना है तो 3d में नहीं निकालते, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल होना चाहिए, तो पहले 3d में निकालना चाहिए हमको। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो आप, 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0 कर देते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले, s से, इसका मतलब अनस्टेबल है, ज्यादा एनर्जी वाला है, तो अब एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, 3d से 4s की। दैट्स वाई मैंने आपको लिखा है, अगर क्वेश्चन आ जाए ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जिसका n ज्यादा होगा उसी की एनर्जी ज्यादा होगी, और ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n प्लस एल रूल से सोल्व करेंगे, n प्लस एल सेम आ जाए देन हम n प्लस एल हमारा सेम आ जाता है, देन वापस हम n से सोल्व करते हैं। इन चीजों का बेटा आपने ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन फिर भी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाता है। बाकी आप एक इस फार्मूले पे ध्यान रखना भाई, एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, आता ही होगा फिर भी मैं थोड़ा कर देता हूं, 3 वर्ड हैं जो एक जैसे से, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, और एक होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कभी भी आए NH/2 यूज करना, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और बीटल आ जाए, एल वर्ड लग जाए तो √L L+1 H/2 यूज करना, और मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए तो √N बोहर मैग्नेट्रॉन करना, और यह n ये n अलग अलग बात है, ये n था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरा कंफ्यूजन कहां बन सकता है बेटा, तो ध्यान से यूज करना इनका। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको एट द एंडिंग ऑफ लेक्चर, एक चीज और करते हैं, एक ये 2 पॉइंट कई बार आए इन 2 पॉइंट में, एक हुम्स रूल है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुम्स रूल में मैंने कह दिया कि आपने अगर p3 इलेक्ट्रॉन करना है तो आप कहते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, या सपोज मैं कह दूं कि p1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, 3 लिख दीजिए, कौन सा करेक्ट है बेटा,
हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या आंसर देना चाहोगे? सारे करेक्ट। सारे ठीक है, वेरी गुड। बिकॉज तीनों की एनर्जी इक्वल है, डीजेनरेट है। हमने तो कहा था कि इक्वल एनर्जी वाले हो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो एग्जाम में हमारी आदत होती है ना, जैसे तैयारी करने की स्टार्टिंग से लिखते हैं, तो यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं, तीनों करेक्ट। इसी टाइप से अगर वो कह दे कि आपको P4 लिखना है, तो P4 लिखना है तो P4 आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहीं भी लिख सकते हो, वो तो ठीक है बात। लेकिन अब मैं पूछूं कि ये सही है या ये सही है हुंस के अकॉर्डिंग, क्या आंसर होगा बेटा? सेकंड। दोनों सही है बेटा, क्योंकि हुंस ने ये नहीं बताया कि अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन रखे हैं, उसने तो पेयरिंग बोला था सिर्फ। ये तो जब उल्टी पेयरिंग करते हैं, ये तो स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग करने के लिए, मतलब ये पाउली ने बात बताई थी। तो ये जो सही है हुंस प्लस पाउली के अकॉर्डिंग सही है, हुंस के अकॉर्डिंग तो ये भी सही है, पाउली के अकॉर्डिंग गलत है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। और एक आपसे जो पूछता है कि पाउली के अकॉर्डिंग, मतलब जिसका नाम ले, ये बड़ा पॉपुलर है। पाउली रूल क्या है? तो पाउली रूल क्या है कि पाउली के अकॉर्डिंग एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में सिर्फ आप 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो। एग्जामिनर क्या कह देता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन बहुत देता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। तो या पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल दे दिया, तो आपको बस ये रूल ध्यान रखना है, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 6 मत दे दिया करो आंसर, 6 ऑप्शन भी होता है, 2 आंसर देना हमेशा। चाहे कोई सा भी ऑर्बिटल हो, चाहे पी हो चाहे डी हो, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमेशा आंसर सेलेक्ट करना 2, यहाँ 10 मत कर देना। बिकॉज पाउली प्रिंसिपल को ध्यान रखना है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2। तो ये बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पॉइंट्स है। अब मैं आपको मैं अभी ट्राई करता हूँ कि आपको शेड्यूल मिल जाए आगे का, कि जिससे आपका प्रिपरेशन भी उसके पैरेलल चलता रहे, और फिर हम जो है क्वेश्चंस, आप भी कुछ तैयारी करके आओ और कुछ टीचर भी उसमें हेल्प करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका एक डीपीपी भी डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? नाउ आई एम गोइंग टू लीव। तो कुछ पूछ लो, नहीं तो मैं अभी लीव कर रहा हूँ। हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, मेरी विंडो पे देखना है जरा, उसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या था बेटा? सुनो, आप ना कुछ बच्चों की अगर प्रॉब्लम हो तो ये व्हाट्सएप है, इस पे ना मेरे क्वेश्चन भेज दिया करो। जैसे अभी आवाज मेरे पास